सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, जिप्सम लवण या क्या है जिप्सम साल्ट। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है और देखा जाए ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने में इसी का मेन रोल होता है। अब अगर देखा जाए तो इसका जो रासायनिक नाम क्या है जरा समझे, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। अणुसूत्र की बात करें हम तो अणुसूत्र क्या होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का। पर ध्यान रखिएगा यहां पे इस कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या होगा, दो अणु जल का भी विद्यमान होता है, यानी ऑलरेडी क्या होगा इसमें दो अणु उपस्थित रहेगा जल का। तो जिप्सम लवण को कैल्शियम सल्फेट कर रहे हैं, पर क्या ध्यान रखिएगा इसमें जल के अणु विद्यमान रहेंगे। ये जिप्सम लवण के कह सकते हैं। रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम सल्फेट और सूत्र होता है क्या CaSO4 डॉट कैसा तो 2H2O। इसके और भी बहुत सारे अन्य नाम हैं, ये जानना भी हमको जरूरी है, ध्यान रखिएगा। इसी को सेलेनाइड भी कहते हैं, सेलेनाइड भी कहते हैं जिप्सम लवण को। इसी को हरसौठ भी कहा जाता है। इसी को देखा जाए ना तो सेल खड़ी भी कहते हैं। और एक नाम और है, इसको अलाबास्टर बोलते हैं, अलाबास्टर। ये सारे अन्य नाम है किसके, जिप्सम लवण का। अब अगर देखा जाए इसकी कुछ खासियत, ये जो दिख रहा है ना CaSO4 डॉट 2H2O, अगर इसको मात्र क्या कर दे हम 200 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म कर दे तो जो जल का अणु होता है बाहर निकल जाता है। CaSO4 डॉट बाहर निकल जाएगा, ये 2H2O जल का अणु क्या होगा बाहर निकल के उड़ जाएगा। कुल मिला के हमको यहां पे कैसा मिलता है, निर्जल कैल्शियम सल्फेट मिलता है। इस निर्जल कैल्शियम सल्फेट को एक विशेष नाम देते हैं, इसको लिखते हैं क्या, मृत तापित प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर के नाम से क्या होता है इसको जाना जाता है। ये खासियत है किसका, जिप्सम लवण का। अब अगर देखा जाए तो इस जिप्सम लवण का हम दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग करते हैं इसको जरा समझते हैं। देखिए क्या होता है ना कि यह एक अच्छा भूमि सुधारक है। कभी कभी क्या होता है भूमि बहुत अम्लीय हो जाता है और कभी कभी कह सकते हैं कैसा, क्षारीय हो जाता है। अगर भूमि बहुत अधिक कैसा हो चुका है, क्षारीय हो चुका है, तो उसको ध्यान रखिएगा। सुधार करने के लिए क्या होता है, जिप्सम लवण का उपयोग करते हैं। इसके अलावा देखा जाए ना तो क्या होता है, फसल उत्पादन में इसका सबसे अधिक रोल होता है। फसल उत्पादन में ये फसलों को कह सकते हैं बहुत अधिक बढ़ावा देता है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ाता है। जो क्वालिटी होगी कह सकते हैं वो बहुत बेहतर क्वालिटी की क्या होगी, फसल होगी। और क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा इसका सबसे प्रमुख उपयोग कह सकते हैं ना तो याद रखिएगा इसको सीमेंट में मिलाया जाता है। ये लगभग 2% मिलाया जाता है। अब क्यों मिलाया जाता है ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा अगर सीमेंट में न मिलाया जाए ना, और अगर सीमेंट में क्या करें हम पानी बालू मिला के छोड़ देना तो सीमेंट क्या होगा, मुश्किल से 10 से 20 मिनट में ही क्या हो जाएगा, जम जाएगा। अब मालूम पड़ा हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं, ढलाई के लिए तैयारी कर रहे हैं और मिलाते मिलाते 10 मिनट में क्या हो गया, 20 मिनट में जम गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जमे सीमेंट से कोई भी मिस्त्री काम नहीं करेगा। जिप्सम मिलाने से क्या होता है, इसमें 2% जब जिप्सम मिलाते हैं ना तो हम कह सकते हैं कि जमने में क्या होता है, ये जमने से क्या करता है, उसको रोकता है। इसलिए तो सीमेंट को जमने में कई घंटे लग जाते हैं। तो कह सकते हैं कि सीमेंट में 2% मिलाने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि यह सीमेंट को जमने से रोकता है। इसीलिए क्या होता है ना, सरलता से कह सकते हैं हम मिस्त्री कोई भी काम कर सकता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सीमेंट जितना जल्दी जमता है ना, फटने की चांस उतनी ज्यादा होती है। और इस सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या होता है, सीमेंट कई दिनों तक जमता है। आप लोग देखे होंगे ढलाई वगैरह में क्या होता है, लगभग 10 से 15 दिन तक छोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। तो सीमेंट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए और कह सकते हैं जमने से रोकने के लिए क्या होता है, इसमें जिप्सम मिलाता है। यही मुख्य रूप से कैसा है, जिप्सम लवण के बारे में है। चलिए अगला देखते हैं।
अब दूसरा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत लोग नाम सुने होंगे, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जरा इसको हम समझते हैं। देखिए, अगर इसका रासायनिक नाम की बात करें, ये जिप्सम लवण से मिलेगा। इसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम सल्फेट, इसका भी नाम है वही, थोड़ा सा इसमें क्या होगा, चेंज होगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसको, यानी इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होगा। अब इसका अणुसूत्र क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। इसके अणुसूत्र को दो तरीके से जिससे लगते हैं, CaSO4, पॉइंट क्या होगा 1/2H2O, ये तो अणुसूत्र ये हो जाएगा। या फिर इसका अणुसूत्र ऐसा भी आप बना सकते हैं, CaSO4 होल ट्वाइस .H2O, यानी दो अणु कैल्शियम सल्फेट का, एक अणु जल का। या कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट का अगर एक अणु है तो आधा अणु कैसा, जल का। यानी कैल्शियम सल्फेट जितना रहता है उसका आधा क्या होगा, जल होगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, चलिए जरा समझते हैं। वास्तव में प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना, किससे बनता है, जिप्सम लवण से ही बनता है। होता क्या है, जिप्सम लवण पिछला बार देखे हम लोग, क्या देखे, CaSO4 2H2O। बस करना क्या होता है, इसको 120 से 130 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करेंगे। हाँ, एक कंडीशन यहां होता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्बन वाला ईंधन यूज नहीं करते हैं। कार्बन ईंधन की क्या लिखेंगे हम, अनुपस्थिति में, यानी इसकी उपस्थिति में हमको नहीं गर्म करना है। तो होता क्या है ना, इसका पूरा दो अणु भाग लेगा। तो जल का अणु कितना, 2 दूना कितना होगा, 4 अणु जल का हो जाएगा और 2, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, CaSO4 होल ट्वाइस H2O प्लस, देखिए एक अणु यहां से है तो 3H2O। एक तरह से कह सकते हैं ना कि इस जिप्सम लवण से कितना, लगभग 3/4 जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तब बनता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या खासियत हो गया कि जब जिप्सम लवण को कार्बनिक ईंधन की उपस्थिति में 120 से 130 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं तो बनता है क्या, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। कैसे, 3/4 जल के बाहर निकलने से। चलिए जरा समझते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत गुण क्या है, मालूम क्या है, ये जैसी जल सोखता है, ये क्या होता है, पत्थर के समान क्या होता है, कठोर हो जाता है। 5 मिनट भी नहीं लगता है, ये 5 से 10 मिनट में ही क्या होता है, जम जाता है। सबसे बड़ी खासियत है कि बड़ी शीघ्रता से क्या होता है, जम जाता है। इसी आधार पे देखा जाए ना तो ये क्या होता है, खासतौर से इसकी विशेषता होती है। देखिए इसका ठीक उल्टा है, इस तीर को अगर उल्टा कर दे तो ऐसा होगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से पानी 3 अणु छोड़ेगा, वो बनाएगा क्या, जिप्सम लवण। जल सोख कर जिप्सम लवण ही बनाता है और वो पत्थर के समान कैसा हो गया, तो ये कठोर होता है। ध्यान रखिएगा, ये जब सोखता है ना पानी तो बहुत गंध युक्त होता है, अजीब दिखता है। जिप्सम लवण बनता है जरूर, पर गंध होता है। ठीक है, चलिए मेन समझना है क्या इसका उपयोग। ठीक है, दैनिक जीवन में कई उपयोग है। सबको मालूम है कि जब हमारी क्या होती है, हड्डी टूटती है तो हड्डियों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टर चढ़ाया जाता है। बैंडेज देखिए होगा, उस बैंडेज में देखिएगा सफेद पाउडर जो होता है, ये सफेद पाउडर वास्तव में किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। हड्डियों को सेट करके क्या करते हैं, उसमें प्लास्टर चढ़ाते, देखिएगा पानी लगाते जाते हैं, पानी लगा लगा के लपेटते हैं, बस वो पानी उसको मिल जाता है, जम के क्या होता है, पत्थर के समान कठोर हो जाता है। तो ये खासतौर से पहला उपयोग क्या होगा इसका, मुख्य रूप से यहाँ पे तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग होता है, डॉक्टर लोग करते हैं। दूसरा ना है, ध्यान रखिएगा, सांचा, वो मॉडल बनाने में उपयोग होता है इसका। अब सांचा समझ रहे होगे ना। देखिए क्या होता है, जनरली देखिएगा जब विभिन्न त्योहारों में मूर्तियां बनती है ना तो पूरे शरीर को बनाते हैं, चेहरा क्या है सांचे में ढाल के बनाते हैं। मिट्टी के लोथड़ा क्या करेंगे, उस सांचे में लगा देंगे तो चेहरा क्या होता जाती है। तो क्या होता है ना, वो जो बनाने वाला मूर्तिकार होता है कई सांचा रखता है अलग अलग चेहरा का। दुर्गा जी का चेहरा अलग, सरस्वती जी का अलग, लक्ष्मी जी का अलग, इस प्रकार गणपति जी का अलग, सबका। गणपति जी का तो खैर बनाते हैं अलग से क्योंकि उनका सूढ़ रहता है। तो ध्यान रखिएगा, सांचा मतलब जिसमें आप मिट्टी डालेंगे तो क्या होगा, उसका चेहरा उभर आए। मॉडल, विभिन्न प्रकार का मॉडल, बड़ी बड़ी मूर्तियां देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम चलते हैं क्या,
मूर्ति और खिलौना, ये मूर्ति की बात किए तो मूर्ति और खिलौना बनाने में भी क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा डस्ट फ्री चाक। एक चाक देखिएगा बोर्ड पे रगड़ेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा धूल मिट्टी जैसा गिरता है, लेकिन ये चाक क्या होता है, डस्ट फ्री। इसमें मिलाने से क्या होता है, चाक बिल्कुल कठोर हो जाएगा, रगड़ेंगे तो क्या होगा, केवल लिखाएगा, उसका डस्ट नीचे नहीं गिरता है। तो डस्ट फ्री जो चौक होता है, ध्यान रखिएगा, इस डस्ट फ्री चौक भी बनाने में भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है, सिंदूर। देखिए सिंदूर के नाम से ही समझते हैं लगाने वाला सिंदूर। दोस्तों हम लोग वहीं तक उपयोग समझते हैं कि क्या करते हैं, महिलाएं लगाती हैं, पर वो सिंदूर ध्यान रखिएगा केवल वही उपयोग नहीं है। हम लोग उसको प्रमुख उपयोग मानते हैं, पर वो प्रमुख उपयोग नहीं है। खैर समझते हैं क्या है सिंदूर। देखिए वास्तव में क्या है ना, परीक्षाओं में सिंदूर अगर प्रश्न आता है तो अक्सर अगर आप नेट पे भी खोजिएगा तो बड़ा कंफ्यूज होंगे कि वास्तव में सिंदूर है क्या। देखिए सिंदूर आपको दो नाम से मिलेगा, एक केवल सिंदूर के नाम से मिल सकता है, या फिर आप कह सकते हो पीला नारंगी सिंदूर। ये पहला ध्यान रखिएगा। अगर केवल सिंदूर पूछता है इसका मतलब किसकी बात हो रही है, मर्क्यूरिक सल्फाइड की बात हो रही है। और एक दूसरा जो होता है ना, वह क्या होता है, ध्यान रखिएगा, लाल सिंदूर होता है। लाल सिंदूर जिसको क्या कहते हैं, रेड लेड भी बोलते हैं। लाल सिंदूर जो होता है वास्तव में क्या होता है, इसका अणुसूत्र Pb3O4 होता है, लेड का ऑक्साइड है। इसको हम क्या कहेंगे, लेड परऑक्साइड कहेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, परीक्षा में केवल सिंदूर आएगा ना, कंफ्यूजिंग, ध्यान रखिएगा, मर्क्यूरिक का सल्फाइड है और ये लेड का ऑक्साइड है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो अगर सिंदूर पूछे या फिर पीला सिंदूर नारंगी सिंदूर पूछे, तब तो ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है, यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फाइड की बात हो रही है। हाँ, लाल शब्द आ गया, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, तो लेड परऑक्साइड की बात हो रही है। तो दोनों सिंदूरों में अंतर आपको समझ में आना होगा चाहिए। तो आपको पता होगा पीला सिंदूर भी होता है और कैसा, लाल सिंदूर भी होता है। अगर केवल और केवल सिंदूर की बात है तो किसकी हम बात कर रहे हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्योंकि सिंदूर सबसे मेन कौन होता है, पीला सिंदूर, या जिसको पीला नारंगी सिंदूर भी कह सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये दोनों क्या है, अलग अलग ऑक्साइड है। तो सिंदूर या पीला नारंगी सिंदूर मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड, और अगर लाल सिंदूर आया मतलब कैसा, सीधी सी बात है, लेड परऑक्साइड। ठीक है, ये मेन ध्यान रखिएगा, जानकारी हमको होना चाहिए। अब देखा जाए इसका उपयोग, तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, इसका बहुत दैनिक जीवन में उपयोग है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा ना, इन सिंदूरों के और भी नाम है, बात करेंगे हम, उपयोग की बात कर ले पहले। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो क्या होता है, इसको पेंट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग होता है, पेंट बनाने में। इसके अलावा रंग बनाने में भी क्या होता है, इसका उपयोग होता है। इसके देखा जाए इनका तो जंग रोधक पेंट, जंग रोधक मतलब जंग से बचाने वाला, तो जंग रोधक पेंट बनाने में भी इसका होता है। सामान्य पेंट की बात कर रहे हैं, जो लाल पेंट होता है, पीला पेंट होता है, उसमें भी उपयोग होता है, जंग रोधक पेंट में भी होता है। इसके अलावा क्या होगा, ध्यान रखिएगा इसका उपयोग, तो जोड़ने के लिए नल जो होता है, लोहे की नलों, उन नलों को क्या होता है, जोड़ने के लिए जो सीमेंट बनता है उसमें भी क्या होता है, इसका उपयोग होता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा फ्लिंट ग्लास, जो रंगीन कांच होती है, चश्मे की जो क्या होती है, रंगीन कांच होती है ना, उनको बनाने में भी कह सकते हैं इसका मुख्य रूप से क्या होता है, उपयोग होता है। याद रखिएगा जो यहां पीला सिंदूर दिख रहा है ना, इसका अन्य भी नाम है, इसी को सीना बार भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड को। और एक और नाम है इसको, ध्यान रखिएगा, इसको वर्मिलियन भी बोलते हैं। इसको नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा ना। तो सिंदूर जो पीला नारंगी सिंदूर है, मर्क्यूरिक सल्फाइड अणुसूत्र होगा, और इसके अन्य नाम क्या हो सकते हैं, इसको सीना बार भी कहते हैं, या इसको वर्मिलियन के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, लिथार्ज, इसको समझते हैं। देखिए क्या है ना, लिथार्ज भी आपको दो प्रकार का मिलेगा, एक आपको पीला रंग का मिलेगा और एक दूसरा जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यहां पे तो लाल रंग का भी मिलेगा।
देखिए जो पीला रंग का होता है ना, इसका अन्य नाम भी है। पीले रंग के जो लिथार्ज होता है इसको मैसिकोड भी कहते हैं, अन्य नाम है। और जो लाल रंग का जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है, इसको बोलते हैं यहां पे लिथार्ज। अब लिथार्जी नाम दिए हैं तो है क्या वास्तव में? ध्यान रखिएगा, इसका जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम क्या होगा? कई नाम है ना इसका। प्लम्बम ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, पहला नाम। इसी को लेड सेकेंड ऑक्साइड भी बोलते हैं, लेड सेकेंड ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। या एक और नाम इसका है, क्या है? इसको लेड सब ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। अब अणुसूत्र क्या होगा? देखिए 3 तो नाम इसके मिल गए। अणुसूत्र होता है क्या? PbO, लेड ऑक्साइड या लेड सब ऑक्साइड। हमने क्या कहा? जब ये पीले रंग में होता है तो इसको लिथार्ज नहीं कहेंगे, पीला वाले को हम क्या कहते हैं? मैसिकोट कहते हैं। और जो लाल वाला होता है इसको क्या कहते हैं? हम असली लिथार्ज कहते हैं। अणुसूत्र क्या हो गया? PbO, लेड ऑक्साइड। और नाम कैसा है? 3 है, प्लम्बम ऑक्साइड, लेड सेकेंड ऑक्साइड और लेड सब ऑक्साइड के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। चलिए मेन देखते हैं कि इसका दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। देखिए पहला तो वही है, कैसा? ऑयल पेंट, जो पिछला देखे ऑयल पेंट बनाने में। इसके अलावा क्या होता है? वार्निश बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और क्या उपयोग हो सकता है? सीधी सी बात है, इसका उपयोग भी फ्लिंट कांच, रंगीन कांच बना ना, फ्लिंट कांच, एक तरह से रंगीन कांच बनाने में भी क्या होता है? इसका उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है? ध्यान रखिएगा, रबर, जानते होंगे रबर। और इनेमेल, जो दांतों का इनेमेल होता है, इनेमल बनाने में भी क्या होता है? उपयोग होता है। इसके अलावा क्या होता है? ध्यान रखिएगा, बैटरियों का प्लेट, जो गाड़ियों में देखिएगा बड़े बड़े जो काला रंग की बैटरी होती है उसके अंदर जो प्लेट होता है, देखिएगा इस प्रकार पतली चौड़ी चौड़ी प्लेट होंगी। ये प्लेट वास्तव में किसका होता है? इसी लेड ऑक्साइड का होता है, PbO का होता है। इसी लेड ऑक्साइड का बना होता है प्लेट, जो क्या होता है? हम बैटरी के रूप में उपयोग करते हैं वाहनों में। यही है मुख्य रूप से कैसा? लिथार्ज। चलिए अगली ओर चलते हैं। 5वां ब्लीचिंग पाउडर, ये सभी जानते होंगे, अक्सर नाम आप लोग सुनते होंगे। क्या भाई? तो जल के शोधन में, जल में क्या करते हैं? डालते हैं। ध्यान रखिएगा, जल में ब्लीचिंग पाउडर का गंध में किसका होता है? वास्तव में क्लोरीन का गंध होता है। ठीक है, और भी इसका नाम है। अगर बात करें क्या अन्य नाम, तो एक अन्य नाम प्रसिद्ध नाम है, और वो क्या है? ये कहलाता है बिरंजक चूर्ण, इसी को बोलते हैं। अणुसूत्र की अगर बात करें ना, तो इसका अणुसूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसका रासायनिक नाम होता है क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड है ना, CaOCl2। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CaO, CaCl, OCl भी, इस प्रकार भी कुछ लोग लिखते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी नाम लिखते हैं, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, बीच में क्लोरो लगा देते हैं। वैसे मेन नाम क्या है? पर्याप्त है। तो ये हो गया अणुसूत्र। अब बात करें क्या, इसको बिरंजक चूर्ण क्यों कहते हैं? जरा समझिएगा। ये बिरंजक शब्द जो बना है किससे? रंजक से बना है। रंजक मतलब क्या होता है? रंगीन पदार्थ, जिसको हम लोग डाइज बोलते हैं। और बी का मतलब यहां ध्यान रखिएगा, बी का मतलब है यहां पे हटाना या दूर करना। इसका मेन काम क्या होता है? ये रंगीन पदार्थों को हटा देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है क्या? बिरंजक चूर्ण। देखिए वास्तव में क्या है ना, इसका उपयोग सबसे प्रमुख जो होता है कागज व वस्त्र उद्योग में सबसे अधिक होता है। किस रूप में? बिरंजक के रूप में। आपको पता होगा कागज किससे बनता है? बांस से बनता है। अब देखिए कागज आपके सामने बिल्कुल क्या है? सफेद है। क्या बांस इतना सफेद होता है? नहीं होता है।
होता क्या है ना, कागज बनने के बाद इसी विरंजक चूर्ण की सहायता से देखा जाए ना तो क्या होता है, उसमें से गंदगी का सफाई करते हैं और कागज को बिल्कुल व्हाइट, हल्का फुल्का इसमें क्या है ब्लू नील भी उपयोग किया गया होगा, पर याद रखिएगा वहां से जितने भी गंदेला पदार्थ को हटाने का या रंगीन पदार्थों को हटाने का काम कौन करता है, यही ब्लीचिंग पाउडर करता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड करता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा वस्त्र उद्योग में देखिएगा मार्केट में क्या होगा, बिल्कुल सफेद सफेद आपको कपड़े दिखाई देंगे। आप समझ सकते हैं अगर कॉटन कपड़े हैं रुई से बने हैं तो उतनी रुई सफेद आपको नहीं दिखाई देगा, तो उतना सफेद कपड़ा कैसे होगा। और सीधी सी बात है खादी ग्राम उद्योग में अगर रुई से बनता है देखिएगा तो उसका डिजाइन सारा सफेद कपड़ा नहीं मिलता है, खादी में अलग अलग कलर दिखेगा, हर पौधे की रुई की कलर क्या होगी अलग होगी। फिर हमारे सामने कपड़ा बिल्कुल व्हाइट कैसे होता है, जिसका काम होता है यही किसका, विरंजक चूर्ण का। ये विरंजक चूर्ण क्या करता है, जितने भी अलग अलग रंग के आपके रुई या कॉटन होंगे ना सारे के रंग उड़ा देंगे और उड़ाने के बाद क्या करेगा, बिल्कुल एक कलर ले आता है। इसीलिए क्या ध्यान रखिएगा जो सफेद रंग का वस्त्र है वो बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। इसके अलावा इसका उपयोग क्या है, सीधी सी बात है कीटनाशक के रूप में करते हैं। ठीक है, कीटनाशक के रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और कीटनाशक के रूप में क्या कर सकते हैं, हम इसको जल शोधन में कर सकते हैं। जल में क्या अगर जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह उपस्थित है तो उसको मारने के लिए क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर ही तो मिलाया जाता है ना। ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करेगा, जल में उपस्थित सभी जीवाणु को। वास्तव में क्या है ना, ब्लीचिंग पाउडर जल में घुलकर क्लोरीन गैस निकालती है और जो गंध होता है ना ब्लीचिंग पाउडर में वो क्लोरीन का ही होता है। ये क्लोरीन क्या करते हैं, सारे जीवाणुओं को क्या कर सकता है, मार देता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा एक सबसे उपयोग आप लोग नाम सुनोगे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और इसी प्रकार हमने क्या बताया, क्लोरीन बनाने में जो क्लोरीन गैस होता है, ध्यान रखिएगा इस क्लोरीन गैस बनाने में भी क्या होता है, तो इसी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगली ओर चलते हैं। ये आखिरी पॉइंट है अम्लराज या एक्वारेजिया। ये भी नाम आप लोग सुने होंगे। अम्लराज इसका मतलब अम्लों का राजा, यानी क्या बोलेंगे इसको हम, किंग ऑफ एसिड। आप लोग बहुत सारा सुने होंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल। ये फिर क्या है भाई, अम्लराज एक्वारेजिया। ये वास्तव में क्या होता है, स्पेशल नहीं होता, इसको बनाया जाता है। होता क्या है ना, जब 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग हम नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं तब ये बनता है कैसा, अम्लराज एक्वारेजिया। क्यों बनाते हैं हम बात करेंगे। तो अम्लराज एक्वारेजिया की परिभाषा अगर बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अम्लराज एक्वारेजिया कहते हैं। ये दोनों रिएक्शन करके बनाता है मुख्य रूप से क्या, नाइट्रोसिल क्लोराइड, और क्या बनाता है, पानी बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कह सकते हैं क्लोरीन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। ये वास्तव में कह सकते हैं क्यों बनाया जाता है, तो कई इसके उपयोग हैं। इसका सबसे मेन उपयोग है, ध्यान रखिएगा ना, जैसे सोना, प्लेटिनम, इसको अगर क्या करें हम HCl में, HNO3 में, H2SO4 में, किसी भी अम्ल में क्या करें, डुबोए ना, तो ये क्या है, उत्कृष्ट धातुएं हैं, क्रिया करता ही नहीं है, ये घुलता ही नहीं है, विलय नहीं होता है, अक्रिय है एक तरह से। अब आप समझ लो HCl में भी नहीं घुलता है, HNO3 में नहीं घुलता है, H2SO4 में भी नहीं घुलता है। लेकिन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए और अम्लराज बना दिया जाए तो क्या होगा, इसमें सोना भी घुल जाएगा और प्लेटिनम भी घुल जाता है। तो सोना प्लेटिनम जैसे कह सकते धातुओं को गलाने में क्या होता है, मुख्य रूप से अम्लराज या एक्वारेजिया का उपयोग होता है। तो अलग से कभी कभी क्वेश्चन आता है, किंग ऑफ एसिड क्या है, हम लोग का राजा हिंदी में कहेंगे क्या है। दोस्तों यही मेन कह सकते हैं 6 पॉइंट था। उम्मीद है सारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी और काफी विस्तार से। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट देकर बताएंगे कैसा लगा। और दोस्तों इसी आशा के साथ कि आप इसको बहुत ही पसंद करेंगे, अन्य दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। छोटे क्लास के बच्चे की भी जनरल नॉलेज के लिए क्या है, काफी उपयोगी है, तो जरूर शेयर करेंगे। और अगर कोई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग बेहतर से बेहतर नॉलेज रख सके
और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओके, सभी को दोस्तों नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।